हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग? कैसे हैं आप सब? आई होप everyone is doing extremely good, keeping safe and preparing extremely amazing for your upcoming examinations. All the really very best to all of you. वेलकम टू टुडेज रिविजन सेशन एंड आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका सीएमए फाइनल ग्रुप 4 न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से पेपर नंबर 17 दैट इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। उसके हम चैप्टर नंबर 4 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उसमें हम कैश कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे के सारे सेपरेट वीडियोस में रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम हर कैश को उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ एंड उसकी हर तरीके की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, थियोरेटिकली एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ हमें एक ही जगह पे बेटर वे में प्रेजेंट हो जाए। इसीलिए मैंने सेपरेट हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए सेपरेट रिविजन वीडियो निकाली है। मेक श्योर कि अगर आप ये फर्स्ट रिविजन वीडियो है जो देख रहे हैं इस चैनल पे, देन मेक श्योर दैट यू विजिट द चैनल। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर ऑल द कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट चैप्टर्स। मेक श्योर कि आप वो सारे के सारे वीडियोस भी चेकआउट करें बिकॉज ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं कि आप सब बहुत ही फटाफट अपने एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्विकली हर चीज को रिवाइज कर लें। एंड एज पर द नोट्स आर कंसर्न, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ, दीज नोट्स आर एज पर योर न्यू स्टडी मटेरियल द सिलेबस 2022 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर हो रखे हैं। एंड इफ यू वांट दीज नोट्स देन यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है सिर्फ आपको उसी पे मुझे व्हाट्सएप करना है एंड यू कैन गेट ऑल दीज नोट्स एज सिंपल एज दैट। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप which is created for all the CMS students. जितने भी CMS students हैं उनके लिए एक WhatsApp group create हुआ है। You can join that group and you can ask your friends also to join the group so that you get notified with all the important updates as soon as they arrive. जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेक श्योर कि आप WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। चलिए आज हम करने वाले हैं रिवाइज अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दैट इज योर कैश 4 विच इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको यहाँ पे हेडिंग में भी दिख गया होगा। आज का हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है वो कैश 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन टॉपिक इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैश 3 रिवाइज किया था विच वॉज ऑल अ थ्योरी कैश, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? कोई भी तरीके की हमारी अगर सब्सिडी है, ग्रांट है, उसको हम उसमें से प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से लेस करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑपरेशन ओवरहेड्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ हमें डेफिनेशंस पढ़ी थी। हर कैश की तरह इस कैश में भी 9 पॉइंट्स होते हैं हमारे: इंट्रोडक्शन, स्कोप, डेफिनेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड होंगी। तो फटाफट से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि ये कैश क्या कहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट हमें जब प्रोड्यूस करना है या कोई भी हमें सर्विस रेंडर करनी है उसकी हमें जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है विच इज एन एटिपिकल या अनयूजुअल कॉस्ट, ये हम कैश 1 से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन, कि कोई भी ऐसी अनयूजुअल कॉस्ट है, कोई भी ऐसी एटिपिकल कॉस्ट है जो कि जनरली नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट में अकर नहीं होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अकर नहीं होती है, दैट इज नोन एज योर एबनॉर्मल कॉस्ट। किसी भी तरीके की एबनॉर्मल कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होती है। कोई भी प्रोडक्शन ओवरहेड हो उसके अंदर जितने भी बेसिकली हम अगर एक प्रैक्टिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें बिना किसी रेटिफिकेशन के अप्रोच लिए, तो प्रैक्टिकली भी जैसे हम देखते हैं कि कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं, कोई भी रॉ मटेरियल अगर हम खरीद रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सारे के सारे रॉ मटेरियल के उसकी जितना भी इनवॉइस प्राइस है, जितना भी उसका अग्रीड प्राइस है, जितने पे हम उसे खरीदेंगे वो प्राइस ले लेंगे। उसके साथ अगर हमने कोई फ्रेट इनवर्ड पे किया है, उसको लाने के लिए अगर कुछ पे किया है वो पे कर ले, वो हम इंक्लूड कर लेंगे। देन हमारे जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो वाले ओवरहेड्स दैट रिलेट टू प्रोडक्शन, अगर कोई भी हमें स्पेसिफिकली पता है, हमें कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल रहा है, स्पेसिफाई किया गया है अगर कि ये वाले एडमिन ओवरहेड्स जो हैं, एडमिन ओवरहेड्स बेसिक जो जनरल मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, बट इफ वी कैन सेंस that these particular expenses are related to production, तो वो भी हमारे cost of production में add होते हैं। स्पेसिफिकली उतना पार्ट पैकिंग मटेरियल भी cost of production में add होता है। देन हमारा रिसर्च कॉस्ट हो गया, ये सारे के सारे जितने भी कॉस्ट है ये सब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है। प्लस ये कैश हमारा रिवाइज भी हुआ था, ये कैश रिवाइज होने का क्या हमारा कनेक्शन है, क्या रिलेशन है इसका, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाती हूँ। जो आप अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी के सब्जेक्ट में जो आप पढ़ते हो, वैल्यूएशन के रूल्स पढ़ते हो आप, इफ यू रिमेंबर,
आपने आपके इसी ग्रुप में है जीएसटी, तो आपने आई एम श्योर कि उसकी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जीएसटी में जो आप वैल्यूएशन के रूल्स पढ़ते हो, सेक्शन 15 जो आपका वैल्यूएशन का है, उसके अंदर कुछ रूल्स आपको दिए हुए हैं कि सबसे पहले आपको बोला गया कि अगर आपको वैल्यू करनी है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो उसकी वैल्यू होगी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस भी प्राइस पे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो वो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, तो वो होगी। बट अगर आपने मॉनेटरी टर्म्स में किया ही नहीं है अपना ट्रांजैक्शन, तो आप किस तरीके से निकालते हो, तो आपके पास काफ़ी सारे रूल्स हैं, 27, 28, 29, 30। एंड आपको बोला गया स्पेसिफिकली कि जैसे आप पहले रूल 27 में ही जाओगे, अगर वहाँ से आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते तो फिर आप रूल 28, 29, 30 में जाओगे। इसी तरीके से 28 से भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप 29, 30 पे जाओगे। तो उसमें जो रूल नंबर 30 है ना, वो हमें क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% हम अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए वहां पे भी उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट किया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू आएगी, उसी में आप 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, विच इज योर 110%। तो 110% ही हम ले लेंगे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसीलिए ये कैश जो है ये जीएसटी के इंट्रोडक्शन के, वो रूल्स के इंट्रोडक्शन के बाद भी आया था। तो इसका स्कोप, इसकी इंपॉर्टेंस वहां से भी रिलेटेड है कि जीएसटी में भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूएशन जब आप करते हो अपने सप्लाई का, तो वैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो एंड आप ट्रांजैक्शन इज यू कैन नॉट मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स, या फिर फॉर एनी अदर रीजन इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉर सप्लाई, देन आपको 110% लेनी होती है ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, वो उन्होंने वहां पे भी रिलेट करवाया कि वो एज पर योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैलकुलेट होगी। चलिए अब एक बार फटाफट से पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा है। चलिए, नोट्स में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, कोई भी आपका कैश हो, एनी स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव हमेशा हमेशा यही रहता है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप इस चैनल पे पहले से बने हुए हैं, आपने पहले की रिवीजन वीडियोस भी देखी, तो भी आपको पता होगा कि ये दो वर्ड्स ऐसे जिनको मैं हमेशा अंडरलाइन करती हूँ, हमेशा इसके ऊपर 1 लिखती हूँ, इसके ऊपर 2 लिखती हूँ, कि अगर आपको थ्योरी को लर्न करने में एंड उसको इतना सारा ग्रैप करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली you always need to focus on the keywords, because it is practically impossible for any student, no matter how intelligent he or she is, to remember each and every word of all the 8 subjects or 4 subjects whichever you are giving. So इसीलिए it is very important that you understand things in Hindi, and then आप उसको अपने ही तरीके से अपने आंसर्स को जहाँ पे भी आपको रेलिवेंट लगे, आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करके लिख दो। तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी ये 2 वर्ड्स है, की वर्ड्स है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ इन द एप्लीकेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड मेथड्स जो भी आप डिटरमाइन कर रहे हो अंडर। देखो यहाँ पे जीएसटी एक्ट और रूल्स के लिए भी आपको बोला गया है, ठीक है। ये आप बेसिकली जितनी भी आप कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, मतलब ये जितनी भी कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी वो आपके काम आएगी, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, गुड्स या सर्विस की, दोनों गुड्स की या सर्विस की या दोनों की। और ये आपको कहाँ बोला गया है, ये वहां पे उनके रूल में भी बोला गया, रूल 30 में, कि आपको जो है इस तरीके से काम करना है कि आपको उसका 110% लेना है। स्कोप देखते हैं स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड का स्कोप आपका यही है कि कॉस्ट स्टेटमेंट्स पे स्टैंडर्ड लगेगा, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट सब कुछ करना है, डिस्क्लोजर्स करने हैं रिलेटेड टू जीएसटी प्रोविजन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिटरमाइन करना है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड इज ऑफ इम्पॉर्टेंस। डेफिनेशंस कुछ इसमें दी गई हैं, डेफिनेशंस हर स्टैंडर्ड में दी रखी होती हैं। देखते हैं कि जितनी भी रेलिवेंट होती हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है मैं उतनी ही डेफिनेशन सिर्फ इंक्लूड कराती हूँ इन नोट्स में, बिकॉज ये नोट्स मैं इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड इस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ कि अब जैसे रिविजन टाइम चल रहा है आप सबका, बिकॉज अब कोर्स कंप्लीशन से ज़्यादा रिविजन के ऊपर आपको फोकस करना है, एंड मैक्सिमम आपको अपना कोर्स रिवाइज करना है इन मिनिमम टाइम पॉसिबल, जिससे कि आपके रिविजन के राउंड्स बढ़ जाएं एंड आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी टाइम दे पाए। इसलिए ये बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स बने हैं, टू द पॉइंट वे में नोट्स बने हैं, कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड एज पर योर स्टडी मटेरियल बने हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल not paying any attention to the modules that are being issued by the institute, but नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल्स दिए हैं उन पर भी ध्यान देना है। तो ये हर चीज़ उसी के हिसाब से बनी है। चलिए बैक टू द नोट्स। एबनॉर्मल कॉस्ट, एनी एटिपिकल कॉस्ट,
अनयूजुअल कॉस्ट जो कि अराइज होती है इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि कोई स्ट्राइक हो गई, कुछ हो गया, तो एबनॉर्मल सिचुएशंस में जिस भी तरीके की कॉस्ट अराइज होती है वो एबनॉर्मल कॉस्ट। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितना भी आप एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हो, आप एक्चुअली जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विच इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। ये कैस 2 में भी हमने पढ़ा था, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का कैस है। इसको आप ये देखिए, वही इसको आप एक्सप्रेस करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड की कैपेसिटी के परसेंटेज पे आप इसको हमेशा इसीलिए डिटरमाइन करते हैं बिकॉज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब कि मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आप एक्चुअली कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो आप अपने टोटल से ही हमेशा कंपेयर करते हो। एडमिन ओवरहेड्स, जितने भी आपके जनरल मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एडमिन ओवरहेड में आते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी फाइनेंस चार्जेस जैसे इंटरेस्ट वगैरह नहीं आता, और कोई भी एडमिन ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो भी एडमिन ओवरहेड्स में नहीं आता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ओवरहेड्स में इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी एडमिन का ऐसा खर्चा जो कि आपका प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा, ना कि एडमिन ओवरहेड्स में। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है, एक बार देखते हैं। एडमिन ओवरहेड्स शैल एक्सक्लूड, नहीं आएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स नहीं आएंगे, कोई भी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह नहीं आएगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में देखिए लिखा है इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड करेंगे, एडमिन कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एडमिन कॉस्ट है वो सारी की सारी आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगी। देन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब होता है कि डायरेक्टली किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आप अपने सारे ओवरहेड्स को, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप एलोकेट कर रहे हो। एमोटाइजेशन, आपको पता है कि एमोटाइजेशन हम जनरली इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो है वो यूज करते हैं वर्ड, जिसके अंदर कि हम उनको बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है एमोटाइज करते हैं। दैट मीन्स हम उनकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, अपनी बुक्स में डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिशिएशन वर्ड हम यूज करते हैं फॉर टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल के लिए, लाइक गुडविल एंड एवरीथिंग, वी यूज द वर्ड एमोटाइजेशन। देन अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक से ज्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे तो हम उनको कुछ बेसिस पे अपोर्शन करते हैं, जैसे कि हमने नंबर ऑफ मशीन आवर्स ले लिए या फिर हमने लेबर आवर्स ले लिए। इस तरीके की जब हम एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो होता है आपका अपोर्शनमेंट। देन हमारे पास आता है बाय प्रोडक्ट। ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में भी हमने बात की थी सबसे पहले कैस 1 में भी, जब हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि हम जब कॉस्ट को अलग अलग बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग बेसिस के बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। तो हमने बैच कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, इस तरीके से भी कॉस्ट को हम अपनी एलोकेट करते हैं, अपनी कॉस्ट को जो है डिटरमाइन करते हैं एंड सेग्रीगेट करते हैं। तो बाय प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के साथ अगर हमें साइमल्टेनियसली 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट ही साइमल्टेनियसली, तो वो होती है आपकी जॉइंट प्रोडक्ट। एंड उसमें से जो कि लेस इंपॉर्टेंस का, जो कि खुद से निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक। कॉस्ट, कॉस्ट हमें पता है, इतनी सारी कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का यही मतलब है जितने भी रिसोर्सेज को हम एक साथ मिला रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन मॉनेटरी टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सर्विस। कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं उन सब रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो वही उसकी कॉस्ट हो जाती है, विच इज जिसको हम हिंदी में लागत भी बोलते हैं, राइट। देन कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है कि जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ है उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को, किसी भी चीज को खरीदने में, तो उसके अंदर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फ्रेट इनवर्ड, देन आपके कोई भी टैक्सेस वगैरह जो कि रिफंडेबल होते हैं वो नेट ऑफ दोज टैक्सेस एंड नेट ऑफ ऑल द ट्रेड डिस्काउंट्स। बट कैश डिस्काउंट हम नहीं लेस करते हैं बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल इनकम विच इज अर्नड ऑन द प्री पेमेंट। तो ये एक तरीके से आपको फाइनेंशियल इनकम है जो कि प्री पेमेंट पे अर्न हुई है, इसीलिए वो आप नहीं करते हो एक्सक्लूड। ठीक, एक बार ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। कॉस्ट ऑफ परचेज कंप्राइजेज ऑफ द, देखो परचेज प्राइस है, इंपोर्ट ड्यूटीज कोई भी और टैक्सेस हैं, सारे के सारे टैक्सेस ड्यूटीज सबके सब आएंगी नेट ऑफ, बट ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, रिबेट और ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, स्टोरेज, अदर कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स। कोई भी कॉस्ट दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप बोलते हो। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में वही है कि उसको बनाने की जितनी भी कॉस्ट आती है सारी की सारी आती है। इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, मटीरियल, वेजेस, सैलरी, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वर्क ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग, एडमिन ओवरहेड्स में भी वो वाले दैट रिलेट टू
प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एडमिन ओवरहेड्स है वो सारे भी इसमें आएंगे। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अराइव करना है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, हम वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह, सेल ऑफ स्क्रैप की एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर देते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, इन सब का मीनिंग सेम है और इनको आप वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन के कॉस्ट निकाल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकाल रहे हो, ठीक है, प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं मतलब वही है कि आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितने भी खर्चे लग रहे हैं उन्हीं का टोटल निकाल रहे हो, तो दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली बिकॉज दे आर सिनोनिम्स। कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सेम वही चीज़ है पर सर्विस के लिए है कि आपने कोई भी सर्विस को आप प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट सैलरी, जितनी भी डायरेक्ट खर्चे आप उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए लगा रहे हो, सारे के सारे खर्चों को आप प्लस कर लोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, वही सारे के सारे वही खर्चे आ जाएंगे। ठीक, देन वी हैव डिफेक्टिव्स। डिफेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा डिफेक्टिव निकलता है, डिफेक्टिव का क्या मीनिंग, हम बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया है, डिफेक्टिव है, इसका बेसिकली ये मतलब है कि कोई आपके सेट ऑफ नॉर्म्स हैं कि अगर ये सारे क्राइटेरिया कोई भी एक प्रोडक्ट फुलफिल करेगा तो वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, और अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया वो प्रोडक्ट जो है या फिर वो सर्विस नहीं फुलफिल कर पाएगा तो दैट विल बी टर्म्ड एज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव का यही मतलब है, आपके जितने भी क्वालिटी चेक्स आपने लगाए हैं एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, वो सारे के सारे क्वालिटी चेक्स को अगर कोई पास कर देता है तो दैट इज अ नॉर्मल प्रोडक्शन, एंड अगर कोई नहीं पास कर पाता तो दैट बिकम्स डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव में आपके रीवर्क्स और एंड रिजेक्ट्स, ये देखिए ये लिखा है दैट डिफेक्ट दिस में इंक्लूड रीवर्क्स और रिजेक्ट। रीवर्क्स का मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो आप मीट नहीं कर पाए हो, पर अगर आप उसमें थोड़ा सा पैसा और लगाओ, उसको थोड़ा सा मोल्ड करो तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, तो डिफेक्टिव में वो भी चीजें आती है। स्पॉइलेज का मतलब है जिसको आप ठीक ही नहीं कर सकते, वो तो पक्का 100% आपका खराबी है। ऐसी प्रोडक्शन जो कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं करती और वो उसको आप इकोनॉमिकली रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो, वो प्रोडक्ट आप 50 रुपए का बना रहे हो, पर उसको जो डिफेक्ट निकला है उसको ठीक करने में आपके लग रहे हैं 20,000 रुपीज, तो क्या ये इकोनॉमिकल है? और उसके बाद उस 20,000 रुपीज में भी आपके इतने सारे आर्स का लेबर वर्क और वो उस चीज का वर्थ नहीं है, तो इसीलिए वो आपका हो गया स्पॉइलेज, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। देन वी हैव सम प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम मेजर करेंगे चीजों को। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट में आपके पास आ जाएंगे कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आप सेपरेटली करोगे। हर हर प्रोडक्शन, हर गुड की, हर सर्विस की, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप अलग अलग निकालोगे। ठीक है, हर टाइप के गुड्स की जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, वही सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी रिलेटेड हैं प्रोडक्शन के, वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड होंगे। अभी हमने देखा क्वालिटी कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड्स दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सब कुछ ही हम एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। सर्विस के अंदर भी हम सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे। देखो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अपना सेपरेट कैश भी है, कैश 6 मटेरियल कॉस्ट, बट मोर और लेस सेम बातें उसमें भी कही गई हैं, तो चलो यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मटेरियल कॉस्ट जो भी है, मेजर करोगे आप मटेरियल कॉस्ट को सेपरेटली हर टाइप के मटेरियल के लिए। जो मटेरियल आपने खुद से प्रोड्यूस किया है, बाहर से परचेज किया है, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है, हर चीज़ के लिए अलग मटेरियल कॉस्ट आप जो है मेजर करोगे। मटेरियल कॉस्ट नॉर्मल डिफेक्टिव्स की कॉस्ट कौन सी होगी? मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप विच आर रिजेक्ट्स शैल बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड। नॉर्मल डिफेक्ट में मटेरियल की स्क्रैप की वैल्यू को आप इंक्लूड करोगे। मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल डिफेक्टिव की नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको आप मटेरियल कॉस्ट में एडजस्ट कर दोगे, वही आप उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर दोगे। ठीक, मटेरियल कॉस्ट अगर कोई भी एबनॉर्मल स्क्रैप की है तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे मटेरियल कॉस्ट में। एबनॉर्मल कॉस्ट की ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो पार्ट फॉर्म नहीं करता है, कोई भी कॉस्ट हो उसका। इम्प्लॉय कॉस्ट सबके लिए सेपरेटली मेजर करोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन, यूटिलिटीज की जो भी कॉस्ट है वो भी आप हर टाइप की यूटिलिटी के लिए मेजर करोगे। जैसे पावर की कॉस्ट अलग लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अलग लिखोगे, वाटर की कॉस्ट अलग लिखोगे, गैस की कॉस्ट अलग लिखोगे। जितनी भी यूटिलिटीज हैं दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, हर चीज की कॉस्ट आप सेपरेटली लिखोगे। ठीक, देन कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, जो भी पैकिंग मटेरियल यूज हुआ है वो हर गुड के लिए,
हर उसके लिए सेपरेटली मेजर करोगे, ठीक है। अगर गुड्स डिस्पैच हुए हैं या ड्यूली पैक है तो हर पैकिंग का कॉस्ट आप उसमें इंक्लूड करोगे। जो भी गुड्स आपने डिस्पैच किए उसमें उसको आप इंक्लूड करोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है प्रोडक्शन के लिए सबके सब सेपरेटली कॉस्ट सेपरेटली आप रिकॉर्ड करोगे। हाई वैल्यू स्पेयर्स जितने भी हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करोगे एज पीपीई व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई, और उसको उसी के अकॉर्डिंग हम डेप्रिशिएट करेंगे। अदरवाइज हम उसको इन्वेंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे कॉस्ट में जब वो कंज्यूम करेंगे। इट मीन्स कि कोई भी हमने स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदे हैं, कोई भी हमारे स्पेयर्स हैं, कोई भी हमारी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है, उसको हम इन्वेंट्री में कब क्लासीफाई करेंगे एंड उसको हम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में कब क्लासीफाई करेंगे। इसके लिए इसमें बोला गया कि जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हुए हैं, आपने अपने CFR सब्जेक्ट में जो है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर जो आपका इंडियस है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 116 है, but I really don't remember the exact number, but plant property and equipment के लिए भी जो आपका relevant इंडेक्स है उसमें कुछ क्राइटेरियाज आपके दिए गए हैं कि कब आप एक इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करी है कब आप उसको अपना ये पीपी मानोगे और कब आप इन्वेंट्री मानोगे। तो अगर आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है और आपका क्राइटेरिया मीट हो गया है तो आप उसको पीपीपी मानोगे, और पीपी मानने के बाद आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह अपने नॉर्मली लगाओगे। अब फिक्स्ड एसेट्स की जगह हम प्लान प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। तो वही है कि हम उसको फिर फिक्स्ड एसेट मानेंगे अगर उसने सारी की सारी उसी चीज़ की क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, और उसके बाद जैसे हम नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बट अगर हमने ऐसा नहीं किया, उसने जितने भी कंडीशन है वो सारी मीट नहीं करी, तो फिर उसको इन्वेंट्री की तरह हम ट्रीट करेंगे, इन्वेंट्री क्लासीफाई करेंगे एंड उसके बाद उसको कॉस्ट के अंदर जैसे उसकी यूजेज के बेसिस पे हम उसमें कंजम्पशन के बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में दिया गया कि वो भी आपको सारे के सारे प्रोविजन फॉर गुड्स और सर्विस के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन जितनी भी हो रही है हर गुड के लिए हर सर्विस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करनी है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करनी है। हर चीज़ में बेसिकली यही है कि आपको कोई भी टाइप की कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटीरियल है, कोई भी आपकी कॉस्ट है आपको हमेशा हर प्रोडक्ट के लिए वो सेपरेटली कैलकुलेट करनी है, ठीक। देन हमारे पास है कॉस्ट इंकर, यस, ये कॉस्ट इंकर फॉर द प्रोडक्शन और एक्विजिशन आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट shall be measured for each type of byproduct or joint product or service consumed. In case the production process generates a scrap realizable value net of cost of disposal, such scrap and waste shall be deducted from the cost of joint product. joint product की cost में से उस scrap को आप less कर देंगे। रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ फीस जितनी भी है प्रोडक्शन की, एक्विजिशन की, जो कि आपने लमसम में करी है या फिर वन टाइम पेमेंट है आपके एक तरीके से, उसको आप एमोटाइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, या जितना भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसके बेसिस पर आप उसको एमोटाइज कर दोगे। रॉयल्टी जो आपने दी है फॉर यूज ऑफ असेट या फिर एनी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, वो आपके कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा, लेकिन जो भी आपने ब्रांड यूसेज के लिए रॉयल्टी दी है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ये ब्रांड यूसेज पे जो आपने रॉयल्टी दी है ये नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। देन हमारे पास आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये जो इन हाउस आप प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लगी है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जितने भी रिसोर्सेज आपने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के लिए यूज़ किए हैं सारे के सारे आएंगे, हर गुड और सर्विस से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज आपने बाहर से लिए हैं वो तो आपके ऑब्वियसली जो आप बाहर इनवॉइस प्राइस दे रहे हो वो इनवॉइस प्राइस आप लोगे, ठीक। नेट ऑफ वही रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह को आप हटा दोगे। देन प्रोडक्शन या ऑपरेशन ओवरहेड जितने भी प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो सारे के सारे वही आप अपने एग्रीड इनवॉइस वैल्यू पे करोगे। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स इंक्लूड ऑल द अदर टैक्सेस एंड यस, कोई भी, ये देखिए कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था उस कैस में भी, और ये मैंने यहाँ पे आई थिंक हमने कल जो कैस 3 का रिवीजन देखा था उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। मटेरियल है क्वांटिफिएबल है, आपको उसको जो है डिस्क्लोज करना है, पर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनती है। इंटरेस्ट है या कोई भी और फाइनेंस कॉस्ट है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है
असेट पे, तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इम्पेयरमेंट लॉस पार्ट नहीं बनेगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते, तो वो भी पार्ट नहीं बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कल जो कैश 3 रिवाइज किया था उसके अंदर भी हमने डेफिनेशन देखी थी इम्प्यूटेड कॉस्ट की, कि बेसिकली जितनी भी नोशनल कॉस्ट होती है, हाइपोथेटिकल कॉस्ट जिनमें एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो वो इम्प्यूटेड कॉस्ट है और वो भी पार्ट नहीं बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपके जितने भी शैल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा? Cost of inputs that are being received free or at concessional rate, net of ITC, net of input tax credit from the recipients of goods or services. कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे भी अगर कोई भी इनपुट मिला है तो आप वो उसमें इंक्लूड करोगे। पैटर्न्स, डाइज, ड्राइंग्स, ब्लूप्रिंट, टेक्निकल मैप, इंजीनियरिंग, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी थी और आपको वो सब चीज़ों की असिस्टेंस आपने इनपुट खरीदे हैं, सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है। देन इसके अंदर और क्या क्या आएगा? जितनी भी रीवर्किंग की, रिकंडीशनिंग, रेट्रोफिटमेंट, अदर कॉस्ट, जितनी भी ऐसी एक्टिविटी की जो कि आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने वर्क इन प्रोग्रेस में, वो सारी की सारी चीज़ें आप वो करोगे। और कोई भी सब्सिडी या ग्रांट मिलती है, कोई इंसेंटिव मिलता है, उसको आप उसमें से अपनी वैल्यू में से लेस कर दोगे, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो एक तरीके का आपका इनकम है। तो कोई भी सब्सिडी या ग्रांट आपको रिसीव हुई है तो आप उसको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर दोगे। कोई भी ग्रांट जिसको भी आपने रिकॉग्नाइज किया एज डेफर्ड इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपने डेफर्ड इनकम माना है तो उसको भी आप रिड्यूस कर दोगे अपने कॉस्ट में से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, विच एवर इज हाइयर, और अनएब्सॉर्ब्ड को आप एबनॉर्मल कॉस्ट मानोगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉर्मल या एक्चुअल, विच एवर इज हाइयर के बेसिस पे ही हम अपनी कॉस्ट को जो है डिटरमाइन करते हैं, और जो जितना भी अनएब्सॉर्ब रह जाता है वो हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। एबनॉर्मल कॉस्ट पार्ट फॉर्म नहीं करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। जितनी भी फाइन पेनल्टी वगैरह है वो भी कॉस्ट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगी। कोई भी फॉरेक्स कंपोनेंट है, मतलब कि इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह अगर कोई भी हुई है तो उसको आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जब की थी उस रेट से आप उसे करोगे अपने INR में, और कोई भी सब्सिक्वेंट चेंज है एक्सचेंज रेट में, वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। कोई भी क्रेडिट होती है, कोई भी रिकवरी होती है प्रोडक्शन के प्रोसेस में किसी भी चीज़ में, तो आप उसको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर दोगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, वो आपको फटाफट से वहाँ पे क्लिक होती रहेंगी कि एबनॉर्मल कॉस्ट है, इसको पार्ट नहीं बनाना, ये कोई एबनॉर्मल वो है, इसको पार्ट नहीं बनाना, ये तो इंटरेस्ट चार्जेस है, ऑब्वियसली फाइनेंस इनकम है तो उसको हम पार्ट नहीं बनाएंगे। कोई भी क्रेडिट हो गया तो हम उसे माइनस कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसको हम माइनस कर देंगे। देन वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्लीशन पे करेंगे अपना। देन असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये पढ़ते हैं एक बार। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट की हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी है वो हम डिटरमाइन करते हैं नॉर्मल कॉस्ट के बेसिस पे। जितनी भी अब नॉर्मल कॉस्ट होती है वो सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, इंक्लूड मतलब कंसिडर नहीं करते। और कोई भी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जब भी हम असाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली फीजिबल वे में उनको आप असाइन कर सको। जिनको आप असाइन कर सकते हो इकोनॉमिकली फीजिबल वे में वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और जो आप नहीं कर सकते वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक, सर्विसेज से रिलेटेड भी आपका जब आपके डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते तो ये हमने पहले के क्लास में भी पढ़ा था कि हम फिर उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और बेनिफिट रिसीव्ड के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम उसको एलोकेट करते हैं, उसको हम अपनी कॉस्ट को असाइन करते हैं। ठीक, कॉज मतलब वो ऑपरेशन, इफेक्ट मतलब जितनी हमारी उसकी कॉस्ट है, बेनिफिट्स रिसीव में हमें कितना उससे बेनिफिट हो रहा है। वेरिएबल प्रोडक्शन या ऑपरेशन ओवरहेड्स जो हैं उनको हम एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे करते हैं। एब्जॉर्प्शन उनका, फिक्स प्रोडक्शन का हम एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो गई, उस तरीके की कॉस्ट हो गई, जितनी भी हमारी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है उनको हम करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे, या एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। वेरिएबल है तो हम एक्चुअल पे करते हैं, और फिक्स्ड है तो हम नॉर्मल या फिर एक्चुअल विच एवर इज हायर, जनरली हम वैसे नॉर्मल पे ही करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हम करते हैं इसकी, कॉस्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे एज पर द एप्लीकेबल फॉर्मेट गिवन इन द अपेंडिक्स टू दिस स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड में फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अपेंडिक्स 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, देन
statement of cost of provision of service or taxable services, then statement of cost for acquisition of taxable goods, then statement of open market value of goods as per of like and काइंड क्वालिटी. ये हमने देखा था हमारे रूल्स में भी ये ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं पहले जीएसटी वैल्यूएशन में, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एंड उसके बाद फिर अगर कुछ नहीं होता तो रूल 30 में आके हम 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेते हैं. देन ये रहा वो रूल, यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं आपको यहाँ से पढ़ा देती हूँ. ये देखिए, in cases where it may not be possible to determine the true and fair value of goods and services at the time of such supply of goods and services, company कैसे compute करेगी, cost करेगी budgeted standard basis पे as per the cost accounting standards that are issued, और फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट उसके अगेंस्ट आप कर दोगे इशू. ठीक, एडजस्टमेंट से रिलेटेड. देन डिस्क्लोजर्स, कोई भी चीज़ हमें मटेरियल है उस चीज़ को हमें डिस्क्लोज करना है. कोई भी चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो वो चेंज सिर्फ तभी हो सकता है जब 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 हमेशा दो चीज़ों से ही कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है. शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपको ये चीज़ बाय हार्ट अब तक हो जानी चाहिए, और नहीं भी हुई तो आगे भी हर कैस में पढ़ते रहेंगे, बाय हार्ट हो ही जाएगी कि कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तभी हो सकता है जब वो लॉ में कहा गया हो, या सेकेंडली व्हेन you adopt a new method and you change the policy and that change results in better presentation of your accounts. better presentation, better disclosure को जब आपके new वाले तरीके represent करते हैं तब आप change कर सकते हो. ठीक, effective date is not much of an importance. ऐसे आप ये देख लो. अब ये एक आपका बेसिकली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लो या एग्जाम्पल कह लो. एक हम ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमने थ्योरी पढ़ ली. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ प्रोडक्शन प्रोसेस हैज 3 स्टेजेस, 3 स्टेज है हर प्रोडक्शन प्रोसेस के. 1 से प्रोडक्ट जाता है सेकंड स्टेज पे, एंड देन सेकंड स्टेज से प्रोडक्ट जाता है थर्ड स्टेज पे. ठीक, इनपुट मटेरियल कॉस्ट रुपीज पर मेट्रिक टन 2000 रुपीज, 500 रुपीज की प्रोसेसिंग कॉस्ट लग गई तो टोटल हो गया 2500. ये 2500 फर्स्ट, उससे आके बन गया हमारा सेकेंड का इनपुट, यही बन गया 2500 का. ये है 1000 रुपीज इसके ऊपर और लगे, 3500 रुपए की यहाँ पे कॉस्ट हो गई स्टेज 2 पे. फिर ये हमारा इनपुट बना थर्ड के लिए, इनपुट ये बना, प्रोसेसिंग मटेरियल्स पे 1000 लगे, टोटल हो गया 4500. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इफ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एट स्टेज स्क्रैप इज प्रोड्यूस्ड, कुछ स्क्रैप प्रोड्यूस हो गया और उसको हम रिसाइकल कर रहे हैं एट स्टेज 2 आफ्टर मेकिंग एन एक्सपेंस ऑफ 200 पर मेट्रिक टन. वो रिसाइकल हो जाए इस स्टेज 2 पे, इसलिए हम इसमें खर्चा कर रहे हैं कितने का, 200 रुपये का खर्चा कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ये जो 2500 रुपये का हमारा इनपुट है, इस 2500 रुपये के इनपुट में हम 200 रुपये खुद से एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद वो आगे प्रोसेस होके काम बन रहा है. तो 2500 रुपये का हमारा इनपुट था, इसमें हमने 200 रुपये खर्चा कर दिया, तो क्या आज हमारा स्क्रैप की वैल्यू हम 2500 ही लेंगे? स्क्रैप की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 2500 में से 200 रुपये का तो हमने खर्चा ही कर दिया, तो जो हमारा खुद का एक्सपेंस है वो इसमें से माइनस करेंगे, तो हम स्क्रैप को किस पे वैल्यू करेंगे? स्क्रैप को हम वैल्यू करेंगे 2300 पे. क्यों? क्योंकि हमने खुद ही उस पे उसको फिट बनाने के लिए कि वो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में लग पाए, हमने खुद ही उस पे 200 रुपीज खर्च किए हैं, विच इज एन एक्सपेंस. तो वो हटा के हमारी स्क्रैप की वैल्यू इज ₹2300. अगर कोई भी स्क्रैप की वैल्यू नहीं लगती, मतलब कोई भी हम एक्स्ट्रा खर्चा ना करते उसको ठीक करने के लिए, रीवर्क करने के लिए, वो नॉर्मली हो जाता, तो फिर हाँ हम अपनी वैल्यू सिर्फ 2500 ही लेते. ठीक, ये स्क्रैप वैल्यूएशन का एक तरीके का आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रिवाइज किया. देन ये आपके इंस्टीट्यूट के न्यू मॉड्यूल में क्वेश्चन है, 2 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 है. ये दोनों इलस्ट्रेशन आपके इंस्टीट्यूट की बुक से, स्टडी मटेरियल से मैंने ली हैं, ताकि आपके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में अपने इंस्टीट्यूट की इलस्ट्रेशंस भी हों. बिकॉज हम इंस्टीट्यूट की बुक्स जितनी भी होती है वो सबसे लेट करते हैं या फिर उसमें से करना भूल ही जाते हैं. तो आई हैव मेड श्योर कि मेरे नोट्स में आप कुछ भी ऐसा ना हो जो आप स्किप कर दो. चलिए, आपको डिटरमाइन करनी है, सबसे पहले पढ़ते हैं, आपको डिटरमाइन करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन इन द टर्म्स ऑफ रूल 30. वही रूल 30 के लिए आपको कैलकुलेट करके देनी है. रूल 30 क्या कहता है? जितनी भी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर 10% आप ऐड कर दो. ठीक है,
एज पर कैश फॉर रिवाइज्ड एंड असेसेबल वैल्यू वही जीएसटी के लिए निकालनी है, तो जीएसटी के लिए असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकलेगा उसमें 10% ऐड कर देंगे। देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होता है, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल के करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये देखो ये आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि हिंट नहीं सॉरी ये हिंट नहीं है बट आप ये कह लो कि आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको एडमिन ओवरहेड्स के ब्रैकेट में कि 40% इसमें से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो जो 40% प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करोगे, ये हमने पढ़ा था। तो ठीक है, हम इसमें से 1250 का जो भी 40% होगा उसको हम अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये भी हम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ये नहीं करते क्योंकि ये क्या है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ये नहीं करते। और सेल ऑफ स्क्रैप जो है हमारा इसको हम लेस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमने देखा था कि जितने भी स्क्रैप रियलाइज हुआ है वो हम रिड्यूस कर देते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से। ये लेस करके ये सब चीज़ों को ऐड करके टोटल हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया एज पर कैश फॉर रिवाइज्ड एंड हमें असेसेबल वैल्यू निकालनी है जीएसटी की, तो उसमें 10% ऐड कर देंगे क्योंकि रूल 30 क्या कहता है कि 10% आपको ऐड करना है। ठीक, एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करें एंड उसके बाद अब मैं नीचे जा रही हूँ आंसर देखने के लिए, तो वीडियो को अपने कैलकुलेशन के बाद ही प्ले करना एंड देन नीचे आंसर देखना। चलिए, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि क्या आपको प्लस करना है क्या नहीं, बट स्टिल ये देखिए मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स 40% वो ले लिया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिया है, और ये देखिए हमने 460 यहाँ पे लेस किया है विच इज द कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ स्क्रैप। एंड ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, पर अब आपको एसेसेबल वैल्यू निकालनी है तो आप उसमें 10% और ऐड कर देंगे। ये वही क्या है, 10% ऐड करने का मतलब है कि आप डायरेक्टली उसका मतलब 110% निकाल दिया। तो ये आपने देखो नोट में यहाँ पे ये भी लिखा है कि कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता। देन आपके पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है, ये इलस्ट्रेशन भी आपके मॉड्यूल में ही गिवन थी एंड दिस रिलेट्स टू कैश फोर, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैश फोर के नोट्स में इंक्लूड कर दिए। अबुना इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलईडी टीवी बना रहे हैं, ठीक है बनाने दो, पटना में और गुजरात में, ठीक है बनाने दो। मैन्युफैक्चर कर रहे हो पिक्चर ट्यूब पटना में जो कि कंज्यूम करा जाता है एलईडी सेट बनाने में, गुजरात में इंफॉर्मेशन दी है आपको कंज्यूम ट्यूब प्राइसेस की। आपसे यही कहा गया होगा कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है एज पर कैश फोर। मटेरियल की कॉस्ट लेंगे, एक्सपेंसेस की कॉस्ट लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, फैक्ट्री ओवर, सब कुछ सेम है। आप देखो एक इसमें चीज सेम दी गई है। उस क्वेश्चन में 40% था आपका एडमिन ओवरहेड्स दैट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पर यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड 20% है। बस ये डिफरेंस है, 1250 का आपको 40% इंक्लूड करना था, यहाँ पे आपका फिगर है 640 और 640 का 20% आपने इंक्लूड करना है। वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल था, यहाँ पे वो दिया ही नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे आपको स्क्रैप दिया है 130 का, ये 130 आप लेस कर दोगे। यहाँ पे दिया प्रॉफिट मार्जिन 15%, ओके ये बोल दिया कि कंपनी ने जैसे 15% का प्रॉफिट मार्जिन है। जब भी आप अपने रूल के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, जब आपको ये बोला जाएगा कि आपको कैश फोर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है एंड उसके बाद आपको असेसेबल वैल्यू एज पर द जीएसटी रूल्स कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन में कंपनी का कोई आपको प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी दिया हो ना दिया हो, कंपनी की कोई भी पॉलिसी हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। सरकार ने जो रूल बनाया है आपसे वो पूछा गया है तो आपको उसी पे ध्यान देना है। और सरकार ने 15% का रूल नहीं बनाया, ना ही सरकार ने ये रूल बनाया कि कंपनी जितना अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है उतना ही लगा दो। साफ साफ रूल में क्या बोला गया है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है। तो अगर कभी अपना कोई एग्जिस्टिंग परसेंटेज दे रखा हो तो यू सिंपली हैव टू इग्नोर दैट परसेंटेज एंड यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द रूल 30 गिवन इन द सीजीएसटी रूल्स। और सीजीएसटी रूल्स में रूल 30 में क्या बोला है कि कैश फोर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकलता है उसमें 10% ही ऐड करना है। तो जितना भी कैश फोर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 110% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर आपसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए पूछा जा रहा है तो आपने भी जो एक्जिस्टिंग कंपनी का, ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि आप क्या लेते हो, तो आपने यहाँ पे उस चीज को एग्जिस्टिंग कंपनी के नॉर्म्स में जो भी है उसको इग्नोर करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है एंड आपने अपना नॉर्मल कैश फोर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के आपको उसमें 10% ही ऐड करना है।
वीडियो को करिए पॉज, फटाफट से खुद से कैलकुलेट करिए एंड देन उसके बाद अपना आंसर चेक करिए। ये देखिए, आपको वही असेसेबल वैल्यू निकालनी है जीएसटी रूल्स के लिए, तो उसमें आप 10% ही देखो ऐड करोगे। आपको कोई, आपकी जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई उसमें आप अपना 10% ऐड कर दो। यू डू नॉट नीड टू कंसिडर वट एवर प्रॉफिट परसेंटेज द कंपनी इज ऑलरेडी मार्किंग। कंपनी जितना भी मार्क कर रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पे जितना भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि क्या क्या चीजें इग्नोर होती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इधर उधर वो सब मैंने आपको एक जगह पे लिख के भी दे दिया है। कुछ भी इसमें नया नहीं है। वहां पे जैसे सिंपल लाइन वाइज लिखा था, यहाँ पे मैंने उसी को ब्रेक कर करके पॉइंट वाइज लिख दिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि पॉइंट वाइज ऐसे होता है कि आपके थ्योरी में बड़ी बड़ी लाइंस है, इंक्लूड क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी बोर हो जाओ वो पढ़ के, तो मैंने उसी चीज को पॉइंट वाइज ब्रेक करके हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे आपके लिए वो भी अटैच कर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा आपके पास, जो भी आपका परचेज प्राइस है, जितनी भी आपकी इम्पोर्ट ड्यूटीज है, नेट ऑफ ऑल द रिबेट्स, टैक्सेस, डिस्काउंट्स, जितने भी इम्पोर्ट ड्यूटीज है, टैक्सेस है, कोई भी और तरीके की टैक्सेस, सब कुछ। देन ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, और कोई भी और अदर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। स्टार लगा के यहाँ पे लिखा है कि कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है क्योंकि वो एक फाइनेंशियल इनकम है जो कि आप प्री पेमेंट करने पे जनरली अर्न करते हो। देन आपके पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वर्क्स ओवरहेड है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है, पैकिंग की कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जितने भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के अंदर सारे वही कॉस्ट आएंगे, पर वो जैसे वो रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट थे, तो ये रिलेटेड टू रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस है, जैसे मटीरियल, एम्प्लॉई, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्वालिटी कंट्रोल। कोई भी सर्विस के लिए अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है तो वो ऑपरेशन और एडमिन ओवरहेड्स जो भी प्रोविजन ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। ठीक, ये सारी की सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करेंगे। ऑल राइट, ये चैप्टर किया हमने पूरा फिनिश अलोंग विद प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जो कि आपने अपने मॉड्यूल में से करे हैं। आपने अपने मॉड्यूल के 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करे हैं। उसके साथ ही मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड को पूरा रिवाइज किया है। एंड बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज वे में मैं आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ, एंड बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज अपनी वीडियोस को रख के आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो एंड आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम्स में स्कोर करें। I wish you all the really very best. All my best wishes are always with you all. And व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल होइए, एंड नोट्स चाहिए, कुछ भी है, आपको कोई भी फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, फील फ्री टू व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप का भी, एंड नोट्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर का, किस चीज का नोट चाहिए, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द सेम. All the very best once again to all of you, and I hope that you all pass with the flying colors and add CMAs in front of your names as soon as possible. Bye bye.